सर्दियों का मौसम था। दिल्ली की ठंडी हवाएं अब शहर से बाहर के कस्बों तक पहुंच चुकी थीं। रीना शर्मा, एक 28 साल की पत्रकार, अपनी नई नौकरी के लिए तैयार हो रही थी। उसे एक मैगजीन में नौकरी मिली थी जो रहस्यमयी कहानियों पर आधारित थी। उसका पहला असाइनमेंट था अपने पैतृक कस्बे में कुछ पुरानी लोक कथाओं की जांच करना। उसने सोचा कि अपने दादी के पुराने घर में कुछ दिन रहकर यह काम आसानी से कर लेगी। रीना की दादी सरोज देवी सालों पहले मर चुकी थी। उनका घर कस्बे के आखिरी छोर पर था, एक पुराना 2 मंजिला मकान जिसकी दीवारें नमी से काली पड़ चुकी थीं। रीना को याद था कि बचपन में वह दादी के पास छुट्टियों में आती थी। दादी उसे कहानियां सुनाती थी, कभी परियों की, कभी भूतों की। लेकिन अब वह घर सुनसान था और गांव वाले इसके पास से गुजरते वक्त अपनी नजरें नीचे रखते थे। रीना एक ठंडी शाम को अपनी कार से उस घर पहुंची। कोहरा इतना घना था कि सड़क के किनारे के पेड़ भी धुंध में गायब हो रहे थे। उसने कार रोकी और घर की ओर देखा। लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और खिड़कियों के शीशे धूल से ढके थे। उसने अपना बैग उठाया और अंदर कदम रखा। घर के अंदर ठंड और सन्नाटा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और हर कदम के साथ लकड़ी चरमराती थी। यहां कुछ दिन कैसे गुजरेंगे, रीना ने सोचा। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और कमरे को देखा। एक पुरानी अलमारी, कुछ टूटी कुर्सियां और दीवार पर टंगा एक बड़ा दर्पण। दर्पण का कांच धुंधला था और उसकी चौखट पर जंग लगी थी। रीना ने उसे देखा और मुस्कुराई। दादी को पुरानी चीजों से कितना प्यार था। उसने अपना सामान एक छोटे से कमरे में रखा और सोने की तैयारी करने लगी। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 11 बज रहे थे। बाहर हवा तेज हो गई थी और खिड़कियां खटखटाने लगी थीं। रीना ने एक मोटा कंबल ओढ़ा और बिस्तर पर लेट गई। उसे नींद आने ही वाली थी कि अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह उठकर बैठ गई। क्या था यह? उसने कान लगाकर सुना। कुछ नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट। उसने फिर से लेटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, हल्की, फुसफुसाती हुई, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रीना, रीना। उसने चौंक कर बत्ती जलाई। कमरा खाली था। उसकी सांसें तेज हो गईं। शायद हवा का शोर है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने बत्ती जलाए रखी और कमरे को देखा। उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। उसमें उसका प्रतिबिंब साफ नहीं था। कांच में कुछ धुंधल होने के बावजूद उसे लगा कि कोई और उसमें दिख रहा है। उसने पास जाकर देखा। दर्पण में एक छाया थी, लंबे बालों वाली, चेहरा ढकी हुई। रीना ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दर्पण से नजर हटाई और बिस्तर पर वापस बैठ गई। लेकिन कुछ ही पलों बाद उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार यह तेज थी और ऐसा लग रहा था कि यह दर्पण से आ रही हो। रीना ने हिम्मत करके दर्पण की ओर देखा। अब छाया साफ थी। एक औरत जिसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल और ठंडी। रीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी दर्पण का कांच हल्का हल्का हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। रीना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने साथ नहीं दिया। रात और गहरी हो रही थी और आधी रात का समय करीब आ रहा था। रीना की पहली रात उस पुराने घर में भयानक गुजरी थी। दर्पण में दिखी उस छाया ने उसके दिमाग में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। सुबह हुई तो सूरज की हल्की किरणें कोहरे को चीरती हुई खिड़कियों से अंदर आईं। रीना ने राहत की सांस ली। रात का डर अब सपने जैसा लग रहा था। उसने सोचा शायद नींद में कोई वहम हो गया हो, लेकिन दर्पण की ओर देखते ही उसकी आंखें फिर से सिकुड़ गईं। कांच पर अब भी हल्की धुंध थी और उसमें कुछ अस्पष्ट निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचने की कोशिश की हो। रीना ने खुद को संभाला और अपने असाइनमेंट पर ध्यान देने की कोशिश की। वह एक कप चाय लेकर कमरे में बैठ गई और अपने लैपटॉप पर नोट्स बनाने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दर्पण की ओर जा रहा था। उसने सोचा, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। उसने कमरे को छानना शुरू किया। अलमारी के पीछे उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। उस पर ताला लगा था, लेकिन ताला इतना जंग खाया हुआ था कि एक हल्के से धक्के से टूट गया। पेटी के अंदर कुछ पुरानी चीजें थीं, कुछ फीके पड़ चुके कपड़े, एक टूटी घड़ी और एक मोटी डायरी।
डायरी का कवर चमड़े का था और उस पर सरोज देवी लिखा था, उसकी दादी का नाम। रीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना पीला पड़ चुका था और उस पर स्याही से लिखा था, यह मेरी आखिरी यात्रा की कहानी है, जो इसे पढ़े वह सावधान रहे। रीना की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में दादी ने अपने जीवन के आखिरी सालों का जिक्र किया था। लिखा था कि वह एक सामान्य गृहिणी नहीं थी। सालों पहले जब रीना के दादाजी की मृत्यु हो गई थी, दादी अकेली पड़ गई थी। उस अकेलेपन में उन्होंने तंत्र मंत्र की किताबों में सांत्वना ढूंढी। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, मैंने हिमालय के एक तांत्रिक से मुलाकात की। उसने मुझे एक दर्पण दिया, कहा कि यह आत्माओं से बात करने का जो रास्ता है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। रीना ने पढ़ते हुए अपने चारों ओर देखा। क्या यह वही दर्पण था? उसकी सांसें तेज हो गईं। डायरी में आगे लिखा था कि दादी ने उस दर्पण के जरिए अपने मृत पति से बात करने की कोशिश की थी। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। वह रात को दर्पण के सामने बैठती और उन्हें लगता कि कोई उनकी बात सुन रहा है, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। दादी ने लिखा, मुझे लगा कि वह मेरे पति की आत्मा नहीं थी, वह कुछ और था, कुछ ठंडा, कुछ भयानक। उसकी आवाज मेरे सपनों में आने लगी। उसने मुझसे कहा कि वह आजाद होना चाहता है। रीना ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसे रात की वह फुसफुसाहट याद आई। क्या वह वही चीज थी जिसके बारे में दादी ने लिखा था? उसने डायरी को और पढ़ना चाहा, लेकिन उसे लगा कि घर में कोई हलचल हुई। उसने डायरी बंद की और उठकर खिड़की की ओर गई। बाहर कोहरा फिर से गहरा हो रहा था और सूरज ढलने लगा था। उसने सोचा कि गांव वालों से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। रीना ने अपना जैकेट पहना और घर से बाहर निकली। गांव की गलियां संकरी थीं और हर घर के बाहर ताले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहां सालों से कोई नहीं बसा। कुछ ही दूर पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके हाथ में एक हुक्का था। रीना उसके पास गई और बोली, नमस्ते, मैं सरोज देवी की पोती हूं। क्या आप उन्हें जानते थे? बूढ़े ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसने एक लंबा कश लिया और धीरे से बोला, सरोज? हाँ, उसे कौन नहीं जानता। वह यहाँ की सबसे अजीब औरत थी। लोग कहते थे कि वह तांत्रिक थी। रीना ने पूछा, क्या मतलब? क्या हुआ था उनके साथ? बूढ़े ने एक ठंडी नजर डाली और कहा, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ कर डाला। उसने उस घर में कुछ बुलाया जो नहीं बुलाना चाहिए था। रीना का गला सूख गया। उसने पूछा, क्या बुलाया? बूढ़े ने हुक्के से धुआं छोड़ा और बोला, कोई आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं, वह एक राक्षस था। लोग कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा को उस दर्पण में कैद कर लिया ताकि वह मरे नहीं, लेकिन सच यह है कि वह उस दर्पण में फंस गई और जो कुछ बाहर आया वह उससे भी बुरा था। रीना के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कहा, लेकिन दादी तो मर गई। बूढ़े ने हल्के से हंसा और बोला, मर गई? शायद, पर उस घर में कुछ जिंदा है। रात को उसकी खिड़कियों से रोशनी दिखती है। लोग कहते हैं कि वह दर्पण हर आधी रात को जागता है। जो भी उस घर में जाता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब। रीना ने अपने होंठ चाटे और पूछा, तो फिर गांव वाले यहां क्यों नहीं रहते? बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि जो कुछ उस घर में है वह भूखा है और उसे इंसान चाहिए। सालों पहले यहां एक पूरा परिवार गायब हो गया था। उसके बाद लोग भाग गए। अब यहां सिर्फ हम जैसे कुछ बूढ़े बचे हैं जो मरने का इंतजार कर रहे हैं। सूरज डूब चुका था। हवा में ठंड बढ़ गई थी। रीना ने उस बूढ़े को धन्यवाद कहा और घर की ओर चल पड़ी। उसका दिमाग सवालों से भरा था। क्या दादी ने सचमुच अपनी आत्मा को दर्पण में कैद किया था या वहां कुछ और था? घर पहुंचते ही उसने डायरी फिर से खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने गलती कर दी, वह मुझसे मजबूत है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो दर्पण को मत छूना, उसे नष्ट कर दो, वरना वह तुम्हें भी ले जाएगा। रीना ने डायरी बंद की। उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। अब रात हो चुकी थी और घर में सन्नाटा था। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रीना, रीना। रीना का मन अब पूरी तरह से बेचैन था। दादी की डायरी और गांव के उस बूढ़े की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। रात गहरी हो चुकी थी और घर में सन्नाटा छाया था। बाहर कोहरा इतना घना था कि खिड़कियों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने डायरी को मेज पर रखा और दर्पण की ओर देखा।
कांच अब भी धुंधला था, लेकिन उसमें कुछ हल्के हल्के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से कुछ लिखने की कोशिश की हो। रीना ने सोचा, मुझे यहां से निकलना चाहिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसने अपना बैग उठाया और सामान पैक करने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और उसकी सांसों से भाप निकलने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा, कुछ भी असामान्य नहीं था सिवाय उस दर्पण के। उसने हिम्मत करके दर्पण को ढकने के लिए एक चादर उठाई। जैसे ही वह दर्पण के पास पहुंची, उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रीना, रीना। इस बार आवाज साफ थी और ऐसा लग रहा था कि वह दर्पण के अंदर से आ रही हो। रीना ने चादर को दर्पण पर डालने की कोशिश की, लेकिन चादर हवा में लटक गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चादर को छोड़ दिया और पीछे हट गई। चादर धीरे धीरे जमीन पर गिरी और दर्पण फिर से नजर आने लगा। अब उसमें वही छाया थी, लंबे उलझे बालों वाली औरत जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रीना ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने चिटकनी खींची, धक्का मारा, पर दरवाजा जैसे दीवार में जाम हो गया था। उसने पीछे मुड़कर देखा। दर्पण में वह औरत अब साफ दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, सिर्फ हड्डियां और काले गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। उसके होंठ सिल हुए थे, लेकिन फिर भी वह फुसफुसा रही थी। रीना ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी दर्पण का कांच हिलने लगा। एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई और लाइटें टिमटिमाने लगीं। रीना ने अपने फोन को कसकर पकड़ा और उसकी रोशनी दर्पण पर डाली। उस औरत की आकृति एक पल के लिए गायब हुई, लेकिन फिर से उभर आई, इस बार और करीब। उसके हाथ दर्पण से बाहर निकल रहे थे, लंबे काले नाखूनों वाले जो हवा में लहरा रहे थे। रीना ने पास पड़ी एक कुर्सी उठाई और दर्पण पर दे मारी। कांच में दरार पड़ गई, लेकिन वह टूटा नहीं। उस औरत की आकृति अब दर्पण के बाहर खड़ी थी। उसका शरीर धुंधला था, जैसे कोहरे से बना हो, लेकिन उसकी आंखों की चमक रीना को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर रही थी। वह धीरे धीरे रीना की ओर बढ़ रही थी। रीना ने दीवार के सहारे पीछे हटना शुरू किया। उसका पैर एक गीली लकड़ी पर पड़ा और वह गिरते गिरते बची। तभी घर की बत्तियां पूरी तरह बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उस औरत की आंखें चमक रही थीं। रीना ने अपने फोन को जमीन पर गिरा दिया और उसकी रोशनी बुझ गई। वह अंधेरे में अकेली थी और उस औरत के कदमों की आवाज टप 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 उसके करीब आ रही थी। रीना ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और जोर से चीखी। उसकी चीख घर की दीवारों में गूंजकर खामोश हो गई। कुछ पल बाद बत्तियां फिर से जलीं। रीना ने धीरे से आंखें खोलीं। कमरा खाली था। दर्पण अपनी जगह पर था, लेकिन उसमें अब कोई छाया नहीं थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने सोचा, क्या यह सब मेरा वहम था? लेकिन तभी उसे दीवार पर कुछ दिखा। वहां खून के छींटे थे, ताज़ा, लाल और गीले। उसने कांपते हाथों से उन्हें छुआ। खून असली था। रीना का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने फोन को उठाया और बाहर निकलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। वह ठंडी हवा में बाहर निकली और गहरी सांस ली, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की से दर्पण की हल्की सी झलक दिख रही थी और उसमें फिर से वही लाल आंखें चमक रही थीं। रीना ने फैसला किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। वह घर वापस गई और दादी की डायरी को फिर से खोला। उसने हर पन्ने को ध्यान से पढ़ा। डायरी में एक जगह लिखा था, मैंने उस तांत्रिक से दर्पण लिया था। उसने कहा था कि यह आत्माओं का द्वार है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि यह द्वार दोनों तरफ खुलता है। जो कुछ उसमें से आया वह मेरे पति नहीं था। वह एक प्राचीन शक्ति थी जो सदियों से कैद थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुझसे मजबूत थी। रीना ने डायरी को बंद किया और सोच में पड़ गई। क्या यह वही शक्ति थी जो अब उसे परेशान कर रही थी? उसने अपने पत्रकारिता के अनुभव को याद किया। उसे लगा कि उसे और सबूत चाहिए। उसने अपने फोन से दर्पण की तस्वीर खींची और दीवार पर खून के निशानों को रिकॉर्ड किया। लेकिन जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तस्वीर में दर्पण खाली नहीं था। उसमें वही औरत थी जो अब मुस्कुरा रही थी, एक भयानक दांतों वाली मुस्कान। रीना ने फोन को मेज पर रखा और अपने हाथों से सिर पकड़ लिया। उसका दिमाग चीख
रहा था कि वह यहां से भाग जाए, लेकिन उसका पत्रकार मन कह रहा था कि वह सच को उजागर करे। उसने सोचा कि शायद गांव में कोई और है जो इस बारे में जानता हो। उसने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और सारी घटनाओं को लिखना शुरू किया। रात और गहरी हो रही थी। घड़ी में 2 बज रहे थे। तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। इस बार यह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक कर्कश हंसी थी। वह हंसी दर्पण से नहीं, बल्कि घर की छत से आ रही थी। रीना ने ऊपर देखा। छत की लकड़ी में दरारें थीं और उनमें से कुछ काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली। वह तरल खून था जो धीरे धीरे फर्श पर एक आकृति बना रहा था, एक औरत की आकृति। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीखते हुए कमरे से बाहर भागी और सीढ़ियों की ओर दौड़ी, लेकिन सीढ़ियां चरमराने लगीं और एक एक करके टूटने लगीं। वह नीचे गिरी और उसका सिर फर्श से टकराया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी वह औरत, उसके ठीक ऊपर खड़ी, अपनी लाल आंखों से उसे घूरती हुई। जब रीना की आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह फर्श पर पड़ी थी और उसका सिर दर्द से फट रहा था। दर्पण अब भी दीवार पर था, लेकिन उसमें कोई छाया नहीं थी। दीवार पर खून के निशान गायब थे। उसने सोचा, क्या यह सब सपना था? लेकिन उसका फोन अब भी मेज पर था और उसमें वही तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई औरत की। रीना का शरीर दर्द से चीख रहा था। रात की घटनाओं ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। सुबह की धुंधली रोशनी में वह फर्श से उठी और अपने चारों ओर देखा। घर अब भी सन्नाटे में डूबा था, लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। दर्पण दीवार पर टंगा था, शांत, लेकिन उसकी मौजूदगी रीना को परेशान कर रही थी। उसने अपने फोन को उठाया। स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई औरत जिसकी लाल आंखें उसे घूर रही थीं। रीना ने गहरी सांस ली और सोचा, अब बहुत हो गया, मुझे इस सब का अंत करना होगा। उसने दादी की डायरी को फिर से खोला। आखिरी पन्नों पर कुछ अधूरी बातें लिखी थीं। दादी ने लिखा था, उस तांत्रिक ने कहा था कि दर्पण को नष्ट करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए खून की जरूरत होगी, शुद्ध खून की। मैं ऐसा नहीं कर सकी, वह मुझसे मजबूत थी। रीना का दिमाग तेजी से चलने लगा। क्या दादी का मतलब था कि किसी की बलि देनी होगी? उसने डायरी में और खोजा। एक पन्ने पर एक प्राचीन मंत्र लिखा था, जिसके नीचे नोट था, यह उसे वापस भेज सकता है, लेकिन समय कम होगा, आधी रात से पहले शुरू करना होगा। रीना ने घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे। उसके पास अभी समय था। उसने फैसला किया कि उसे मदद चाहिए। वह गांव की ओर भागी। चाय की दुकान पर वही बूढ़ा अब भी बैठा था। मुझे आपकी मदद चाहिए, रीना ने हाँफते हुए कहा। उस दर्पण में कुछ है, वह मुझे मार डालेगा। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह तुम्हें चुन चुकी है। रीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कोई तो रास्ता होगा। मेरी दादी ने एक मंत्र लिखा है, क्या आप उसे समझ सकते हैं? बूढ़े ने डायरी ली और मंत्र को पढ़ा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह पुराना तांत्रिक मंत्र है, उसने कहा। यह उस चीज को वापस उसके लोक में भेज सकता है, लेकिन इसके लिए एक अनुष्ठान करना होगा। और हाँ, खून चाहिए, तुम्हारा खून। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, कितना खून? बूढ़े ने कहा, जितना उसे संतुष्ट करे, लेकिन सावधान रहना, अगर वह मजबूत हुई तो यह मंत्र भी काम नहीं करेगा। रीना के पास कोई चारा नहीं था। उसने बूढ़े से अनुष्ठान की तैयारी के लिए मदद मांगी। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर यह गलत हुआ तो हम दोनों बच नहीं पाएंगे। दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ते में बूढ़े ने बताया कि उसका नाम हरिया है और वह गांव का आखिरी पुजारी है। उसने कहा, तेरी दादी ने उस दर्पण को हिमालय से लाया था। वहां एक गुफा में यह सदियों से छिपा था। उसे एक राक्षसी का द्वार कहा जाता था। घर पहुंचते ही हरिया ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उसने फर्श पर एक चक्र बनाया जिसमें नमक और लाल रंग का पाउडर डाला। उसने रीना से कहा, दर्पण को इस चक्र के बीच में रखो और एक चाकू ले लो। जब मैं मंत्र पढ़ना शुरू करूं तो अपनी हथेली काटना और खून को चक्र में टपकाना। रीना ने कांपते हाथों से दर्पण को उठाया। उसका वजन अजीब सा भारी था, जैसे उसमें कोई जीवित चीज हो। सूरज ढल चुका था। रात गहराने लगी। हरिया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। रीना ने चाकू उठाया और अपनी हथेली पर हल्का सा कट लगाया। खून की बूंदें चक्र में टपकीं। तभी दर्पण हिलने लगा। उसमें से वही औरत उभरी
इस बार उसका रूप और भयानक था। उसका चेहरा अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं था। उसकी त्वचा काली और सड़ी हुई थी और उसके मुंह से काला तरल टपक रहा था। हरिया ने मंत्र तेज किया। रीना ने अपने खून को और टपकाया। दर्पण से एक चीख निकली, ऐसी चीख जिसने घर की दीवारें हिला दी। वह औरत अब पूरी तरह बाहर थी। उसने अपने काले नाखूनों से हरिया की ओर हमला किया। हरिया ने एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसे रोका, लेकिन वह औरत मजबूत थी। उसने हरिया को दीवार से टकरा दिया। हरिया बेहोश हो गया। रीना अकेली रह गई। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और चक्र के पास खड़ी हो गई। उसने हरिया के मंत्र को याद करने की कोशिश की और चिल्लाते हुए उसे दोहराया। दर्पण से रोशनी निकलने लगी, सफेद, चमकदार और ठंडी। वह औरत रीना की ओर बढ़ी, लेकिन चक्र की रेखा पर रुक गई। उसने अपनी लाल आंखें रीना पर टिकाईं और बोली, तू मुझे नहीं रोक सकती। मैं यहां की हूं। ये मेरा घर है। रीना का डर अब गुस्से में बदल गया। उसने कहा, यह मेरा घर है और तू यहां से जाएगी। उसने अपनी हथेली को और काटा और खून की धार चक्र में गिरी। दर्पण से एक तेज आवाज हुई और वह औरत चीखते हुए पीछे हटी। उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। रीना ने मंत्र को बार बार दोहराया। दर्पण का कांच दरकने लगा। आधी रात के ठीक 12 बज रहे थे। एक जोरदार धमाका हुआ। दर्पण के टुकड़े हवा में बिखर गए। वह औरत एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रीना की सांसें तेज थीं और उसका हाथ खून से लथपथ था। उसने हरिया को उठाया। वह होश में आ रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, तूने कर दिखाया। वह चली गई। सुबह हुई। सूरज की किरणें घर में फैल गईं। दर्पण के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे, लेकिन अब उनमें कोई छाया नहीं थी। रीना ने अपने घाव पर पट्टी बांधी और हरिया को धन्यवाद कहा। उसने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार कमरे को देखा। दीवार पर एक हल्का सा निशान था, काला